स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए बेटा आज के टॉपिक की, दैट इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए सभी लोग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। देखो पहले हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। जिसको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। हम साथ के साथ देखेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो आपका, सेम हो। बट आपका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट किस चीज का अरेंजमेंट करते हैं हम यहाँ पे, आपके एटम्स का। बट जो एटम्स का अरेंजमेंट है, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस में, थ्री डिमेंशनल स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डेफर करे, वो डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब इस तरह के कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो आपका, सेम हो। बट जो एटम आपके, जो आपने एटम अरेंज किए हैं इन अ थ्री डिमेंशनल स्पेस, उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो आपका, डिफरेंट हो इन स्पेस, उसको हम बोलते हैं आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं उनको हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिनमें हम आपका बेसिकली दो कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज योर ज्योमेट्रिक फॉर्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड द सेकंड इज योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनको स्टडी करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से समझना। बहुत ही बेसिक पार्ट है ये आपका ऑर्गेनिक का। एंड द सेकंड पार्ट इज योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि रिलेट करता है आपकी कायरलिटी से। और इसको आप चेक करते हो बाय यूजिंग योर एक्सपेरिमेंट पोलैरिमीटर। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस किससे मेजर करते हो आप, पोलैरिमीटर से मेजर करते हो। एंड द सेकंड पार्ट इज योर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये किसकी वजह से होता है, दैट इज रोटेशन ड्यू टू, दैट इज रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशंस होती हैं, तो आपके जो ग्रुप्स हैं उनकी जो रीअरेंजमेंट है, जो उनकी अरेंजमेंट है स्पेस में, वो चेंज होती रहती है। तो इन तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साथ में बार बार बोलता हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिया करो। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब थ्री डिमेंशनल स्पेस में एटम की जो अरेंजमेंट है वो डेफर करेगी। दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज योर कॉन्फ़िगरेशनल, द सेकंड वन इज योर कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल जो होते हैं फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होते हैं दैट इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दैट इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण जो आपके आइसोमेरिज्म जनरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड द सेकंड कैटेगरी इज योर ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि आपके कैरलिटी को जनरेट करते हैं, जिनमें आपकी जो सिमिट्री होती है, सिमिट्री होती है वो क्या होती है आपकी, एब्सेंट होती है। इस तरह के कंपाउंड आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को, टिल हेयर एनी डाउट। बेटा अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दिया करो, साथ में क्लास के साथ रिस्पॉन्ड किया करो, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और आप साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने अभी अभी बताया कि जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है दैट इज शोन ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो आपके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण शो होता है। दैट इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कैरलिटी के बारे में मैम आगे बात करेंगे हम।
सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमने चूज किया है वो ज्योमेट्रिकल है। ज्योमेट्री के बाद हम ऑप्टिकल पे भी जाएंगे, उसमें हम काइरलिटी में आपको बताऊंगा क्या होता है। जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दैट इज शोन ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड, और किनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होते हैं, वो आपके होते हैं इन साइक्लो एल्केन्स। देखो इसमें साइक्लो एल्केन्स में क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड है, बट जो आपका सिंगल बॉन्ड है ये अपनी जगह पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है ड्यू टू रिंग स्टेन होने के कारण। यहाँ पे जो आपका सिंगल बॉन्ड है ये क्या करता है, अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है। इसकी वजह से जो ये सिंगल बॉन्ड होता है ये रोटेट नहीं कर पाता, और यहाँ पे भी आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, दैट मींस दैट इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसके बारे में हम बात करते हैं कि वो किस तरह से वहां पे आइसोमेरिज्म को, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेते हो, दैट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब कार्बन क्या होगा आपका, प्लेनर होगा। तो आपको किस कंडीशन में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो है, दैट इज कि जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स अटैच हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो भी ग्रुप्स अटैच हैं, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम हो गए, जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो गए, एक डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों सेम हो गए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे भी, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप्स आपके दोनों सेम हैं, तो ये भी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ए और बी, और इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो दैट विल शो योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए आपके, डिफरेंट होने चाहिए, देन ही वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अगर दोनों ग्रुप सेम हो गए, चाहे एक कार्बन पे ही सेम हो जाए, तो वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो ये दो फॉर्म्स अटेन करता है। फर्स्ट वन इज योर सिस एंड द सेकंड वन इज योर ट्रांस। तो ये दोनों वर्ड आपके ग्रीक वर्ड से आते हैं। सिस का मतलब होता है सेम साइड। ऐसे ग्रुप, अगर आपके जो दो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे लाई करें, तो उसको हम बोलते हैं सिस। लेट्स सपोज ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन का देखो इसके ग्रुप्स भी ए एंड बी हैं, और इधर भी ए एंड बी हैं। तो अगर जो सेम ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पे ए और ये दोनों सेम साइड पे लाई करें, तो उसको हम बोलते हैं आपका सिस फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिस फॉर्म। अगर दोनों सेम ग्रुप आपके डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ऑपोजिट साइड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांस का मतलब होता है एंटी, जो आपके 180 डिग्री पे प्रेजेंट होता है, दैट इज द ट्रांसफॉर्म। देखो सिस एंड ट्रांस आप तभी लगा पाओगे अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप्स हैं, अगर वही रेपिटेटेड वो दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे होंगे, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके देखो दोनों ग्रुप्स ए ए दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका सिस फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सेकंड में, यहाँ पे दोनों जेड ग्रुप सेम साइड पे लाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो सिस फॉर्म। थर्ड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे जो सेम ग्रुप है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों ऑपोजिट साइड लाई करते हैं, सो दैट इज योर ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, आपकी ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे देखिए, इस पे देखिए दोनों ग्रुप सेम है, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता, सो इसका मतलब वो सिस एंड ट्रांस को भी शो नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को।
यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, देखो अभी जो हमने सिस्टम अज्यूम किया था उसमें क्या लिया था कि दोनों ग्रुप सेम होंगे तो सिस होगा। अगर दोनों ग्रुप सेम जो ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होंगे दैट विल बी द ट्रांस। बट अगर चारों ग्रुप्स जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ अटैच हैं चारों ही डिफरेंट हुए, देन यू कांट बी एबल टू कैटेगराइज देम एज सिस एंड ट्रांस। देन उनके लिए हम आपका ई एंड जेड सिस्टम को चूज करते हैं। वहां पे जो ई है वो आपके ग्रीक वर्ड एंटीजन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड। और जो आपका जेड है दैट इज फ्रॉम जोसेमैन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम इनमें प्योरिटी डिसाइड करते हैं। हम इसमें क्या डिसाइड करते हैं, आपकी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस बेसिस पे डिसाइड होती है आपकी, दैट डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लीजिए जल्दी से पॉइंट्स, डिसाइड्स ऑन बेसिस ऑफ अटोमिक नंबर। हम अटोमिक नंबर के बेस पे इनको असाइन करते हैं। जिसका अटोमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको हाईएस्ट प्योरिटी देंगे। तो आपने क्या करना है, एक डबल बॉन्ड कार्बन पे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हाईएस्ट प्योरिटी, जिसका कम है उसको लोएस्ट प्योरिटी देनी है। सिमिलरली आप दूसरे डबल बॉन्ड कार्बन पे करेंगे इसी तरह। अगर आपके हाईएस्ट प्योरिटी वाले ऑपोजिट साइड आएंगे तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे आपका ई आइसोमर। अगर दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे आपका जेड आइसोमर। दैट इज जेड मतलब जुसेमान, प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, एंड ई मतलब एंटीजन, दैट इज प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड। यहां तक क्लियर है पॉइंट? दैट इज फॉर द केस ऑफ योर, अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। तो इसमें मुझे कैटेगराइज करके बताइए, इज इट इज जी फॉर्म और इट इज ई फॉर्म? ये आपका जी फॉर्म है या आपका ई फॉर्म है? तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 9। इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 17। तो इस दैट इज द हाईएस्ट प्योरिटी। और इन दोनों में से आयोडीन इज द हाईएस्ट प्योरिटी। तो दोनों लाइज ऑन द सेम साइड, तो ये क्या होगा आपका, जेड आइसोमर। बाकी भी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास को सुन रहे हो अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव है तो उसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो इसकी डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो आपका फेनोमेना है वो कहाँ से आया। देखो जो हम घर पे लाइट यूज करते हैं वो लाइट सभी डायरेक्शन पे जाती है। तो इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं आपका नॉन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट जो हर डायरेक्शन में जो आपकी जा सकती है, प्रोपागेट करती है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। जब आपकी नॉन पोलराइज्ड लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास किया, तो जो लाइट की डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट हो गई। तो अगर आपकी जो लाइट वेव्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपकी पीपीएल, दैट इज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे जज करते हैं, तो वो हम किससे जज करते हैं, हम आपके इंस्ट्रूमेंट पोलैरीमीटर से। तो पोलैरीमीटर में जो मैंने अभी बताया यही होता है कि हम उसमें आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज करते हैं। जैसे ही आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने गिवन कंपाउंड से, जो भी आप सोल्यूशन को देख रहे हो, अगर उसको चेक करना है कि जो आपका गिवन सोल्यूशन है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उससे पास करोगे, तो अगर उसकी डायरेक्शन में चेंज आया, तो जहां पे जो देखो डॉटर लाइन है, दैट इज द इनिशियल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये आपकी स्टार्टिंग में थी। तो ये किस में बेंड कर गई, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गई।
तो अगर आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करती है, देन यू विल से योर गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, तो यू विल से योर कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दैट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, गिवन बाय द सिंबल स्मॉल डी, या प्लस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसको हम बोलते हैं आपका लीवो रोटेटरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके स्मॉल सिंबल एल से या आपके माइनस से। दैट इज योर लीवो रोटेटरी। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दैट कि डेक्स्ट्रो और रोटेटरी ये दोनों टर्म्स आपके एक्सपेरिमेंटल से ही बता सकते हो। गिवन कंपाउंड को देखते आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा या आपका ये लीवो होगा। दैट इज अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंट करने पे ही बता पाओगे कि ये आपका गिवन कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या गिवन कंपाउंड लीवो है। अब देखो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, अब हमारे पास जब हम एग्जाम में, तो हमारे पास पोलैरोमीटर तो होगा नहीं कि हम लाइट को देखेंगे कि वो रोटेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो हम इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक गिवन कंपाउंड को देख के ये कैसे बता पाएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका कंसेप्ट आया था कायरल कार्बन का। तो कायरल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसके जो चारों ग्रुप्स हों अगर वो डिफरेंट हो, उस कार्बन को हम बोलते हैं आपका कायरल कार्बन, या उसको हम आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल देते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, या उसको हम आपका असिमेट्रिक कार्बन बोल देते हैं। अगर आपके गिवन कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। देयर इज अ चांसेस कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो। तो आपको फॉरमोस्ट सबसे पहले यही चेक करना होता है कि आपके गिवन कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो अगर कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। देर इज अ चांसेस कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। देखो इसका कारण क्या है, इसका तो फोरमोस्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपके कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है, तो उसमें क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। आपके गिवन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, चाहे उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है चाहे नहीं, तो वो आपका क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एंड अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो देखो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज टेक दिस एग्जांपल। क्या कोई मुझे बता सकता है इज दिस गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? क्या गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? वेरी गुड किरत, दैट इज योर इनएक्टिव होगा, एंड दैट इज द रीजन। वेरी गुड मोनिका जी, वेरी गुड, दैट इज इनएक्टिव। इसका कारण क्या है? वेरी गुड संदीप वीरपाल, वेरी गुड। बिकॉज जो ये कार्बन आपका कंपाउंड गिवन है, दैट इज अ प्लेनर कंपाउंड, और प्लेनर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा? आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जो फोरमोस्ट कंडीशन है फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कीजिए, अगर प्रेजेंट है तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर एब्सेंट है तो वो क्या होगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें एक इमेजिनरी प्लेन पास करवाना है, एक ऐसा प्लेन जो आपके मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, सच दैट द फर्स्ट हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द सेकेंड। तो अगर ऐसा प्लेन आपको दिख जाए, तो वो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, एंड दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव।
यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ कायरलिटी। यही आपकी कायरलिटी होती है कि अगर आपका मॉलिक्यूल कायरल है तो उसमें कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसका मतलब उसमें कायरलिटी प्रेजेंट है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कायरलिटी। यहां तक क्लियर है? जल्दी से जल्दी से बताएं, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। नाउ अब मैंने बताया कि जो ये कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मिरर इमेज ले लीजिए। लेट सपोज ये आपकी गिवन एग्जांपल है, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज लीजिए। जैसे ही आपने इसकी मिरर इमेज ली तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जो एच राइट पे था वो लेफ्ट पे हो जाएगा, जो सी एच थ्री आपके लेफ्ट में था वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, राइट पे, और ये ओ एच पे। तो यहाँ पे अभी मैं आपको आगे करवाऊंगा आर एंड एस फॉर्म। तो अगर लेट सपोज, जस्ट मैं सपोज करने के लिए बोलता हूं कि अगर ये इसकी आर फॉर्म हुई, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो ये उसका जो मिरर इमेज है ना, ये उसकी एस फॉर्म होगी। और आर एंड एस फॉर्म को ही अगर आप किसी भी गिवन कंपाउंड को आर एंड एस फॉर्म में लिख पा रहे हो, इसका मतलब वो गिवन कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब जो ये कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप लगे हैं ना, इसको आप दो तरीके से रीअरेंज कर सकते हो। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक आर फॉर्म में और एक एस फॉर्म में, जिसको मैं अभी पढ़ाता हूं कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो आर होगा या एस होगा। तो अब लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज अबाउट आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो आर फॉर्म में है या एस फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले जो आपको गिवन साइंटिस्ट ने दिया था उसके बेस पे इसका नाम पड़ा सीआईपी सीक्वेंस रूल। दैट इज योर कान इन गोल्ड प्रिलोग रूल। कान इन लोग प्रिलोग रूल बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको सीआईपी रूल बोल देते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपको आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, मोर एटॉमिक नंबर, उसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। जिसका एटॉमिक नंबर जैसे जैसे कम होएगा उसको वैसे वैसे प्योरिटी की रैंकिंग में रखना है। जैसे यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो उसको आप फर्स्ट दोगे नंबर। देन आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन को आप सेकंड नंबर दोगे। देन आएगा क्लोरीन, क्लोरीन को आप थर्ड नंबर दोगे। देन आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन को आप फोर्थ नंबर दोगे। तो आपको सबसे पहले इनको प्रायोरिटी के ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। जो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है दैट इज इन द फिशर फॉर्म, दैट इज इन द फिशर फॉर्म में लिखा है। जब आप ऐसे क्रॉस करके लिखते हो ना, दैट इज द फिशर फॉर्म। और फिशर फॉर्म में आपको ये पता होना चाहिए जो आपका फिशर फॉर्म है इसका मतलब क्या है। क्या मुझे कोई बता सकता है फिशर फॉर्म में जो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि आपके जो ग्रुप्स हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन में जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस चीज को डिपिक्ट करती है, ग्रुप्स आपकी तरफ आ रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं? तो देखो दैट इज अ कार्बन, तो हॉरिजॉन्टल में जो ग्रुप्स होते हैं वो आपसे क्या होते हैं, आपकी तरफ आते हैं, जिसको मैं वेज से शो करता हूं। और जो वर्टिकल में होते हैं दैट इज योर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल में जो ग्रुप्स होते हैं उसका मतलब होता है वो आपसे दूर जा रहे हैं, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। डैश का मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वेज का मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब इसको मैंने क्यों बताया, इसका कारण आगे पता चलेगा कि जब आपको आर एंड एस को क्या करना है, बताना है, तो उसमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप आपकी तरफ जा रहा है या आपसे दूर जा रहा है। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड की, तो अब इसका रूल क्या बोलता है, एक रूल ध्यान में रखना कि आपकी जो फोर्थ प्रायोरिटी है, आपकी जो फोर्थ प्रायोरिटी है
दैट शुड बी अवे फ्रॉम यू, वो क्या होनी चाहिए आपसे, दूर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए आपसे, दूर होनी चाहिए। एंड इसके बाद वो क्या बोलता है आपको कैसे मूव करना है, आपको 1 से होते हुए 2 की तरफ, 2 से होते हुए 3 की तरफ जाना है। और अगर ऐसा जाने पे आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन गिवन कंपाउंड की आर होगी। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, आपकी एस होगी। दैट इज द रूल। अब यहाँ पे देखिए 1 से 2, 2 से 3 जा रहा हूं तो दैट इज माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दैट माई कॉन्फ़िगरेशन शुड बी आर। बट अब यहाँ पे देखिए जो फोर्थ प्योरिटी है दैट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब दैट इज ऑन द वेज। वेज मतलब आपकी तरफ आ रहा है। बट जो मैंने रूल लिखवाया वो क्या है, आपसे दूर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपका देखो आना क्या चाहिए था, 1 से 2 से क्लॉकवाइज है वो आर आना चाहिए था। बट क्योंकि फोर्थ प्योरिटी आपकी तरफ है तो आर किससे जाना है आपका, एस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, यू ऑलवेज हैव टू मूव फ्रॉम 1 से 2, 2 से 3। यू ऑलवेज हैव टू मूव फ्रॉम 1 से 2, 2 से 3। तो इससे आर बनना चाहिए था। बट यहाँ पे फोर्थ प्योरिटी आपकी तरफ होने के कारण रूल को उल्टा कर दो, आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एस फॉर्म में। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे हम करते हैं, इन क्वेश्चंस को लिखने की ट्राई करो, साथ साथ में असाइन कीजिए। देखो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 1, हाईएस्ट प्योरिटी। ब्रोमीन को सेकंड दोगे, फ्लोरीन को थर्ड, क्लोरीन को थर्ड एंड फ्लोरीन को फोर्थ। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 से 3। तो 1 से 2 से 3 जब आप जा रहे हो क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्योरिटी आपसे अवे है। तो अगर आप 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज हो, फोर्थ प्योरिटी आपसे अवे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी, आर होगी। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी, आर होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैं ये फोर्थ एग्जांपल करवाता हूं अभी। इसके साथ कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इन द गिवन ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फर्स्ट प्योरिटी किसको दोगे, ऑक्सीजन को। सेकंड देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, उसके बाद कार्बन के बाद क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप, तो इसको सेकंड प्योरिटी दोगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कार्बन है, बट यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे कार्बन के बाद क्या था आपका, ऑक्सीजन था। तो इसी वजह से ऑक्सीजन वाले को ज्यादा प्योरिटी मिल गई। देन थर्ड प्योरिटी किसको दोगे आप, CH3 को, एंड फोर्थ इसको। तो अब 1 से 2 से 3 अब जा रहे हो तो वो क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है। और फोर्थ प्योरिटी आपसे अवे है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टिल हियर, यहां तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट लिखिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मैंने कन्फॉर्मेशनल के बारे में आपको बताया कि कन्फॉर्मेशन में आप कैसे चेकआउट करते हो। OH को 1 क्यों लेते हैं, बिकॉज जो कार्बन के साथ डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन अटैच है इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। बाकी ग्रुप्स में देखो एक कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन है। ये कार्बन है आपका, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। पर ये इसमें आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन है। और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको हाईएस्ट प्योरिटी दोगे। इसी वजह से OH को हमने फर्स्ट प्योरिटी दी। नेक्स्ट लिखिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपके सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के कारण आती है। सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के कारण आपका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आपकी दी है इथेन की। ये इसको लिखा गया है साहॉर्स प्रोजेक्शन में। दिस इज द साहॉर्स प्रोजेक्शन। इसमें देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट किया तो आपका जो ये बॉन्ड है पूरा रोटेट कर गया 120 डिग्री से, 180 डिग्री से। ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे। तो इन जैसे जैसे आप जितने एंगल से इनको रोटेट करोगे कार्बन डबल, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को,
उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट आपकी पॉसिबल होंगी, जिनको हम बोलते हैं आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। देखो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम सॉ से न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे? जो आपका फ्रंट कार्बन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका दूसरा कार्बन होता है, बैक कार्बन होता है, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। बैक कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है कि आपका जो फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स हैं और जो आपके बैक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल इक्लिप्स करें, एक के पीछे एक। तो इसको मैं बोलता हूं इक्लिप्स्ड फॉर्म, दैट इज माई इक्लिप्स्ड। एक को दूसरे ने बिल्कुल कवर कर रखा है, मतलब अगर आप सामने से इसको देखोगे तो आपको पीछे वाले हाइड्रोजन दिखेंगे नहीं, दैट इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मान लीजिए आपने आपको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो जैसे ही आपने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया, तो 60 डिग्री से रोटेट करने से होगा क्या कि जो आपके बैक वाले कार्बन हैं वो क्या करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट कर जाएंगे। मतलब जो आपको फॉर्म मिलेगी वो इस तरह की फॉर्म मिलेगी, एंगल को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, जिसको मैं बोलता हूं डाईहेड्रल एंगल। जिसको मैं क्या बोलता हूं, आपका डाईहेड्रल एंगल। एंड दैट फॉर्म इज नोन एज योर स्टैगर्ड फॉर्म। इसको मैं बोलता हूं स्टैगर्ड फॉर्म, कि जब आपने किसी एंगल से उसको चेंज कर दिया, रोटेट कर दिया, दैट इज माई स्टैगर्ड फॉर्म। तो जो आपका इथेन होता है वो मेनली आपके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज योर स्टैगर्ड एंड द सेकंड वन इज योर इक्लिप्स्ड। अब जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है इसमें देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में दोनों जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े एंगल पे प्रेजेंट हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है वो भी कम होगा और रिपल्शन भी कम होगी। और रिपल्शन कम होगी मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो आपका जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द इक्लिप्स्ड फॉर्म। और इक्लिप्स्ड फॉर्म में एंगल कितना होता है आपके ग्रुप्स के बीच में, 0। और स्टैगर्ड फॉर्म में एंगल कितना होता है वो, दैट इज योर 60 डिग्री, दैट इज योर 60 डिग्री। तो आपको मेनली इथेन एंड आपको मेनली आपको किसके आते हैं, ब्यूटेन के। नाउ मूविंग टू योर ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में हम आपके देखो टोटल कार्बन कितने हैं आपके, 4 कार्बन हैं। तो इसके जो कन्फर्मेशंस बनाते हैं वो हम कार्बन 2 और कार्बन 3 को लेके चलते हैं, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 को लेके चलते हैं। कार्बन 2 को अगर लेके चलें तो कार्बन 2 पे अगर फ्रंट कार्बन है तो इस पे कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। 2 हाइड्रोजन और एक CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली कार्बन 3 की बात करोगे तो इस पे भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बैक कार्बन पे। तो अगर ये दोनों ग्रुप देखो बल्कि ग्रुप हैं, दोनों दोनों बल्कि ग्रुप होने के कारण बिल्कुल इक्लिप्स्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको मैं बोलता हूं फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। दैट इज माई फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। मतलब बल्कि ग्रुप ने दूसरे बल्कि ग्रुप को पूरा कवर किया हुआ है और दोनों के बीच में स्टैरिक बल्क है, स्टैरिक रिपल्शन है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होगी। मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो इसके बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना आ गया, 60। इससे हुआ क्या कि मेरा कुछ स्ट्रेन कम हो गया क्योंकि बल्कि ग्रुप थोड़े से मूव कर गए, और जो ये फॉर्म बनता है 60 डिग्री पे रोटेट करने से, इसको हम बोलते हैं आपका गॉश फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका गॉश फॉर्म। नेक्स्ट मैंने फिर से 60 डिग्री रिमूव किया, मूव किया, तो यहाँ पे आपको चेंज करना होता है एंगल के साथ कन्फर्मेशन में। तो जैसे ही मैंने चेंज किया यहाँ पे फिर से इक्लिप्सिंग स्टार्ट हो गई, बट यहाँ पे अब जो इक्लिप्सिंग है वो एक बल्कि ग्रुप और आपके कम बल्कि ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसके लिए वजह से इसको बोलता हूँ पार्शली इक्लिप्स्ड। पर इक्लिप्सिंग होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी सेकंड नंबर पे आएगी, थर्ड नंबर पे आएगी इसकी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट अगर मैंने फिर से 60 डिग्री से इसको मूव कर दिया तो आपके जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो आप देख सकते हो, दोनों मिथाइल ग्रुप एंटी पोजीशन पे आ जाएंगे, 180 डिग्री पे आ जाएंगे। एंड आपके बल्कि ग्रुप एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो दे विल गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
तो इसी वजह से जो आपका फोर्थ फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं आपका एंटी फॉर्म, दैट हैज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जो आपका ब्यूटेन है वो आपके चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनमें आपका जो एंटी फॉर्म है दैट इज द मोस्ट स्टेबल, और जो आपका फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है जिसमें आपके दोनों मिथाइल ग्रुप फुली इक्लिप्सिंग करते हैं, वो आपका लीस्ट स्टेबल है। एंड दैट इज ऑल अबाउट योर कन्फॉर्मेशंस। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। यहां तक अगर किसी को डाउट है, यू कैन आस्क एनी डाउट टिल हियर। सो दैट इज ऑल अबाउट योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट इज ऑल अबाउट योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आपको मैं सेकंड लिंक शेयर करता हूं, उसमें हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन।